प्यारे विद्यार्थियों, A+ एकेडमी इच्छावर्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपने चैप्टर 4 देखा था, आज हम चैप्टर 5 लेकर आए हैं आपके लिए। ये MP बोर्ड 2026 के आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम हिस्ट्री के विषय की बात करेंगे। जैसा कि इसमें दिया 2026 MP बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री विषय की अपन बात कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके जन्म के बारे में बताना है, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इसका जन्म, अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान, किसकी बात हो रही है, आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ओटी बनेगा यहाँ से। कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म को वर्तमान में खीवा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ओटी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद आपका सेकंड बनता है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। जो उसने लेखन, जैसे अपन ने पहले भी देखा, लेखन या लिखन होता है, लिखने का है ना। अल बिरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का प्रयोग किया। ये भी आपका ओटी बनेगा। 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में आपका ओटी पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, अल बिरूनी को किस किस भाषा का ज्ञान था। अब वो पूछा है कि भैया इसको जो भाषाएं थी वो किन किन भाषाओं का इसको ज्ञान था। तो अल बिरूनी एक महान भाषाविद था। क्या था, भाषाविद था। यह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने बताया है किन किन भाषाओं का ज्ञान था इसे। तो यहाँ इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज्म के अलावा सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। ये भाषा बताई है कि ख्वारिज्म के अलावा पहला इसमें दिया जैसे कि सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अल बिरूनी के भारत संबंधी विवरण की 2 प्रमुख दोष। अब इनके 2 प्रमुख दोष बताना है कि अल बिरूनी के भारत संबंध विवरण, जो इनने विवरण दिया है, इसके क्या 2 दोष होते हैं। ठीक है, तो इनके 2 दोष निम्न प्रकार से बताए हैं। पहला, अल बिरूनी ने अपने वर्णन में भारत की राजनीति स्थिति के विषय में विशद रूप से नहीं लिखा, यानी कि जो वास्तविक था, जैसे क्रमबद्ध लिखना था वो नहीं लिख पाए। उसने अपने निजी अनुभव के आधार पर नहीं लिखा। निजी अनुभव का इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। देखो, निजी अनुभव वो होता है कि इसने क्या देखा, क्या सुना, ये निजी अनुभव है। इसने दूसरों की बातों पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ये उसके जन्म की बात हो गई है। तो इनका 1304 ईस्वी में मोरक्को के तेजरिया नामक नगर में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये ओटी बनेगा आपका। 1 नंबर का हमारे ओटी भी कंप्लीट हो रहा है और 2 नंबर का आपका जो प्रश्न है वो भी हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तेजियर नामक नगर में हुआ। और इसकी बात करेंगे हम, शेख अब्दुल बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम, क्या दिया है, शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा। अब उनकी यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पुस्तक में लिखा, तो इब्न बतूता भारत में लगभग 14 कितने वर्ष तक, 14 वर्षों तक रहा। कितने वर्ष तक रहा, 14 वर्ष तक रहा। इस दौरान उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा, वो यात्राएं की और विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की। उनने विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करी। इन सूचनाओं के आधार पर उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। उस यात्रा वृत्तांत का नाम था रिहला। ये रिहला भी आपका ओटी में पूछा जाएगा। इब्न बतूता द्वारा जो वृत्तांत लिखा उसका क्या नाम था, रिहला के नाम से जाना जाता है। इसे रिहला नामक ग्रंथ से भारत विषय जानकारी प्राप्त होती है। जो रिहला नामक ग्रंथ है इब्न बतूता का, इससे भारत के विषयक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, इब्न बतूता किस चीज़ को ज्ञान का अधिक महत्व स्रोत मानता था। तो इब्न बतूता पुस्तक के स्थान पर, देखिए इसने बोला पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव, भाई वो यात्रा करता था। क्या करता था वो, यात्रा मतलब यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा वो घूमने के लिए यात्रा करने। जैसे अपन बस में जाते हैं ना कहीं, जैसे अपन ने उदाहरण के लिए इछावर से सीहोर गए, तो ये यात्रा हो गई। क्या हो गई, ये यात्रा। तो हम जो भी रास्ते में देखेंगे, आंखों देखा हाल, वो सब इसने लिखा। इब्न बतूता पुस्तक के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्व स्रोत मानता था। उसने बोला है कि भाई यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्व मानता था। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8, इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष। अब देखिए इनके भी वृत्तांत के 2 दोष लिखना है।
तो इब्न बतूता ने घटनाओं को क्रमबद्ध पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ऐसा उनने क्रम ने उनने लिखा एक, एक के बाद फिर पाँच चले गए, पाँच के बाद चार चले गए, चार के बाद छः चले गए, इस प्रकार से उनने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इब्न बतूता ने अपने वेदांत के तथ्यों के साथ साथ अफवाह, तथ्य तो जो था वो था, लेकिन उन्होंने अफवाहों में सम्मिश्रण कर दिया। उनकी जो वेदांत था उसमें भाई तथ्यों पर तो ध्यान दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अफवाहों को भी इसमें मिक्स कर दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, दुआर्ते बारबोसा कौन था? दुआर्ते बारबोसा भारत में आने वाला एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का रहने वाला था ये पुर्तगाली का रहने वाला था, और ये भारत में आया था यात्रा के उद्देश्य के लिए, घूमने के लिए आया था। अगला, फ्रांसवा बार्नियर कौन था? फ्रांसवा बार्नियर 17वीं शताब्दी, कौन सी? 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक यूरोप यात्री था। कौन का था? यूरोप का था। और दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली का था, और फ्रांस बार्नियर कहाँ का था? यूरोपीय यात्री था। फ्रांस बार्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। वहाँ 12 वर्षों तक भारत रहा। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ये भारत में रहा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, बार्नियर की भारत यात्रा का वृत्तांत सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? यानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुआ, इसके बारे में देखेंगे अपन। तो बार्नियर का भारत यात्रा वृत्तांत 1670 से 1671 ईस्वी में फ्रांस, कहाँ? फ्रांस में एक डायरी, छोटी सी डायरी, जैसे डायरी अपन देखते हैं, बता दूं मैं आपको, ये डायरी हो गई, ठीक है, छोटी सी डायरी, ठीक है। तो डायरी के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके इस यात्रा वृत्तांत में शीघ्र ही इतनी अधिक लोकप्रियता मतलब लोगों को पसंद आना, इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि अगले 5 वर्ष, कितने वर्ष? अगले 5 वर्षों में ही उसका अनुवाद यानी कि उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी, जर्मनी, डच और इटालियन भाषाओं के प्रकाश में होने लग गया। इससे यात्रा वृत्तांत को, अब इनके यात्रा वृत्तांत को क्या बोला जाता है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ओटी बनता, और हर साल पूछा जाता है आपके किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी परीक्षा में इसको पूछा जाता है कि बार्नियर जो था उसकी वृत्तांत था उस कौन सा? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बात करेंगे अपन प्रश्न क्रमांक 12। इसके आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 12, बार्नियर के अनुसार राजकीय भू स्वामित्व को एक महत्व दोष कौन सा था? भू स्वामित्व का एक दोष बताना है। तो बार्नियर के अनुसार राजकीय भू स्वामित्व का एक प्रमुख दोष था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक भूमि के विशेष अभिरुचि नहीं लेते। देखिए इसमें क्या हुआ, भू स्वामित्व का प्रमुख दोष था, ये नुकसान था कहीं ना कहीं कि जो भूधारक थे भूमि पर विशेष अभिरुचि नहीं लेते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, बार्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्रिय था? तो बार्नियर का जो शिविर नगर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए जरा, बार्नियर का शिविर नगरों से अभिप्रिय ऐसे नगर से था जिनका अस्तित्व राजकीय शिविरों पर निर्भर होता था। किस पर? ये यहाँ है, राजकीय शिविरों पर निर्भर होता था। अगला प्रश्न क्रमांक 14, बार्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो बार्नियर ने मुगलकालीन शहरों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब स्थान विशेष पर, कोई किसी स्थान विशेष पर राजकीय दरबार का आगमन होता है, किसका आगमन होता है? राजकीय दरबार का आगमन होता है, तब राजकीय दरबार के आगमन के साथ साथ नगर अस्तित्व में आ जाता है। क्या अस्तित्व में आ जाता है? नगर अस्तित्व में आ जाता है। और जब राजकीय दरबार वहाँ से चले जाते हैं, देखिए आया जब अलग बात थी और चले जाते हैं जब अलग बात होगी, चले जाते हैं तब नगर पतन को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नगर पूर्ण रूप से राजकीय पद पर निर्भर रहते हैं। किस पर रहते हैं? राजकीय पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ऐसे मुगल शहरों को बार्नियर का शिविर नगर, कौन सा? बार्नियर का शिविर नगर भी कहा जाता है। 2025 में आया हुआ प्रश्न है, इसके ऊपर भी अपन ने बार्नियर का शिविर नगर दोनों सेम ही माने जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15, 2024 में आया हुआ प्रश्न है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बार्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? सती प्रथा की अपन बात करेंगे। मध्यकाल में भारत आए यूरोपीय यात्री, कहाँ पर भाई? मध्यकाल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों और लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई जो उन्हें अपस्वादजनक अथवा यूरोप समाजों के भिन्न, यानी कि भाई आप जहाँ निवास करते हो वहाँ कुछ चीज़ें अलग है, और कहीं आप घूमने गए वहाँ चीज़ें आपको कुछ अलग लगी, तो उस पर भिन्न तो दिखाएगी ना, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, भिन्न दिखाई दी। महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार, अब जो महिलाएं थीं उनसे जो व्यवहार किया जा रहा था उस समय पूर्व और पश्चिम समाजों के बीच भिन्नता एक महत्वपूर्ण परिचालक थी। देखिए परिचायक, महिलाओं को पूर्व और पश्चिमी समाज में दोनों कहीं ना कहीं भिन्नता पाई गई थी। और अतः बार्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा, कौन सी प्रथा?
पहले के ज़माने में चलती थी भैया सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा के प्रति आकर्षित हुआ और उसने सती प्रथा के वर्णन को अपने वेदांत का हिस्सा बनाया। जो उसने वेदांत लिखा था उसका उसने हिस्सा बना लिया। किसको बना लिया? सती प्रथा को। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज, कौन समाज की बात हो रही है? हिंदू समाज में प्रचलित एक कुप्रथा, कुप्रथा यानी कि जो बेकार प्रथा होती है उसे कुप्रथा कहा जाता है, एवं घृणित प्रथा थी जिसको देखकर घृणा आती थी। बार्नियर ने अपने वेदांत में इस प्रथा के विषय में लिखा कि कुछ महिलाएं अपनी स्व इच्छा से अपने मृत पति के शव के साथ सती हो जाती। देखिए, अपने मृत पति, जो मृत पति है उसका पति किसी कारणवश जिसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सती हो जाती थी। क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। लेकिन अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए जबरन बाध्य बनाया जाता था। भाई सती हो जाना ये पता ही होगा आप लोगों को, है ना। जबरदस्ती उन्हें सती जैसे मृत पति के साथ सती हो जाती थी, लेकिन अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए जबरन बाध्य बनाया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अल बिरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद किसने रचना की थी? अल बिरूनी द्वारा किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या है? एक विस्तृत ग्रंथ है। यहाँ 80 अध्यायों में विभक्त, कितने? 80 अध्यायों में विभक्त हैं। इसमें प्रत्येक एक उपशीर्षक होता है। प्रत्येक एक जो इसमें उपशीर्षक है जो संबंधित विषयों की ओर संकेत करता है। जो भी संबंधित विषय, जिस भी कार्य को ऐसा संबंध रहता है विषयों पर संकेत करता है। इस ग्रंथ का पहला अध्याय तो प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना के रूप में, जिसमें अल बिरूनी ने उन कठिनाइयों की चर्चा की है जिसका भारतीय समाज का निष्पक्ष विवरण तैयार करने में सामना करना पड़ता था, जैसे भाषा का अंतर, धार्मिक तथा जातिगत पूर्वग्रह आदि। इसके अतिरिक्त उसने इन कठिनाइयों को इन कठिनाइयों से निपटने के लिए उस विधि तंत्र का उल्लेख किया है जो उसने अपने लेखन में अपनाया है। उस विधि तंत्र का उपयोग किया जो उसने अपने लेखन में अपनाया है। इसके बाद धर्म और दर्शन, समाज संगठन और धार्मिक नियम, मूर्तिकला, धार्मिक तथा वैज्ञानिक साहित्य, माप विद्या, भूगोल और भूगोल शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, रीति रिवाज, त्योहार और ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों के अध्ययनों का लेखन भी उसने उसमें किया है। किसमें किया है बेटा? किताब उल हिंद में। किसमें किया? किताब उल हिंद। किसने किया? अल बिरूनी ने। किसने किया बेटा? अल बिरूनी ने किया है। अगला प्रश्न क्रमांक 17, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्य। जो दास प्रथा होती थी उनमें क्या साक्ष्य यानी सबूत मिले, उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला, क्या थी उनकी यात्रा वृत्तांत? रिहला। क्या थी बेटा? रिहला में भारत में प्रचलित दास प्रथा, भारत में एक समय में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा के विषय में विस्तार से लिखा है। किससे लिखा है? विस्तार से लिखा है वेदांत। इनके वेदांत से ज्ञात होता है कि इसमें सिंध पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, कहाँ पर भैया? सिंध पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, भेंट यानी उपहार है, उपहार है ना, मिलकर जो अपन देते हैं ना किसी को उपहार, घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। घोड़े, ऊंट और क्या खरीदे? दास खरीदे। जब वहाँ मुल्तान पहुंचा, क्या पहुंचा? मुल्तान पहुंचा, तो उसने वहाँ के गवर्नर को एक गुलाम और एक घोड़े के साथ साथ बादाम कशमिश भी दिए। देखिए कहाँ पहुंचा था वो? मुल्तान पहुंचा, तो वहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर को एक गुलाम और एक घोड़े के साथ साथ बादाम व किशमिश भी भेंट दिए, यानी उपहार के रूप में। उनसे मिला होगा तो जब दिया। उसने लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से खुश होकर उसे 1 लाख टके यानी कि मुद्रा के साथ 200 दास, यानी कितने दास की बात हो रही है? 200 दास भी प्रदान किए। दास, कोई अपन किसी पे काम करवाता है उसे दास कहा जाता है ना। इब्न बतूता ने वेदांत से ज्ञात होता है, इब्न बतूता का जो वेदांत है उससे ज्ञात होता है कि दासों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करवाया जाता है। जो दास होते थे उनको उनकी योग्यता है ना, जितने वो योग्य होते उसके अनुसार उनसे कार्य लिया जाता था। दासों से कार्य लिया जाता था। दासों का इस्तेमाल सुल्तान की सेवा में तथा घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। जो सुल्तान की सेवा होती है और घरेलू जो कार्य थे उनमें इनका उपयोग यूज़ करते थे इनको। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में मुख्य दास अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद, भैया योग्यता के बल पर उच्च पद तक पहुंच गए थे। इब्न बतूता के वेदांत से ज्ञात होता है कि सुल्तान अपने अमीरों की गतिविधियों पर नज़र, भैया किससे? अपने अमीरों की गतिविधियाँ यानी जो भी हम कार्य करते हैं पर नज़र रखने के लिए दास दासियों को नियुक्त करता था। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी जैसे निगाह रखना है ना, अभी सीसीटीवी होता है ना, ऐसे ही
नज़र रखने के लिए दास दासियों की नियुक्ति करता था। अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 18वां, इब्न बतूता ने अपने वेदांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया? 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें देखेंगे अपन इब्न बतूता के वेदांत का अध्ययन करने पर यहाँ स्पष्ट होता है, अपन ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है कि वहाँ एक सफल पर्यवेक्षक भी था। क्या था वो? एक सफल पर्यवेक्षक भी था और उसने कुछ अत्यंत साधारण लगने वाले कि नॉर्मल सा, अत्यंत साधारण है, बिल्कुल नॉर्मल लगने वाले विषयों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया। ना बहुत बड़ा चढ़ाकर उसने छोटे छोटे चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया। उसने अपने श्रोताओं अथवा पाठकों को समझाने के लिए कई चीज़ों का चित्रण अत्यंत रोचक तरीके से किया, यानी उसका जो चित्रण था उसको अत्यंत रोचक तरीके से उनको जल्दी समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखा। किसका वर्णन किया है? नारियल का वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखा, वे वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्राकृतिक में सबसे विषमकारी वृक्षों में से एक है। भाई क्या दिख रहे हैं? वो अनोखे दिख रहे हैं, अलग। भाई अब जैसे ये वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, मान लो, छोटा उदाहरण के लिए मान रहे हैं अपन, एक उदाहरण है। भाई वृक्ष तो ऐसा बना नहीं है, वो इसमें तो ऐसे ऐसे बनते हैं। तो ये उदाहरण के लिए एक बड़ा वृक्ष है, एक छोटा सा वृक्ष है, एक छोटा सा वृक्ष है, तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अनोखा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये अनोखा दिख रहा है, ठीक है। तथा प्राकृतिक में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक था। ये हुबहू किसके जैसा दिख रहा है? हुबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखाई देता है, इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक उपवाद। अब यह क्या उपवाद है? एक में काष्ठफल प्राप्त होते हैं और दूसरे में खजूर प्राप्त होती है। एक में क्या प्राप्त होते हैं? काष्ठफल, दूसरे में खजूर प्राप्त होती है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल होता है। किससे बता रहे हैं? वो जो मानव का सिर होता है उससे मिलता जुलता दिखाई देता है, क्योंकि इसमें भी मानो तो दो आंखें, अब बता रहा है इसमें दो आंखें हैं, एक मुख है, अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा? मस्तिष्क जैसे मानव खोपड़ी होती है, मस्तिष्क उसके जैसा दिखाई देता है। इससे जुड़ा रेशा, जुड़ रेशे होते हैं उसके, बालों जैसे दिखाई देते हैं। वे इससे रस्सी बनाते। क्या बनाते? इससे रस्सी बनाते और लोहे की किलों के प्रयोग के बजाय इनको जहाज में सिलते थे। भैया लोहे की कील का प्रयोग ना करते हुए जहाज को सिलने में इन रस्सियों का प्रयोग किया जाता था। वे इससे बर्तन के लिए रस्सी बनाते थे, बर्तन के लिए भी क्या बनाते थे? वो रस्सी का प्रयोग उन रेशों से करते थे। इसी प्रकार इब्न बतूता ने पान के विषय में पाठकों को समझाते हुए लिखा। पान की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? जैसे ये होगा, ये इस प्रकार का पान रहता है ना, ठीक है, हाँ, दिल मान लो उसे, ठीक है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर की लता, किसकी लता है? अंगूर की लता की तरह उगाया जाता है। इसको उगाने के लिए भैया अंगूर की लता जैसा उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता। उसने बोला पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे पत्तियों के लिए उगाया जाता है, ठीक है। इसके आगे इसे प्रयोग करने की विधि। अब क्या विधि बताइए? इसे खाने से पहले सुपारी भाई सरोती होती है, सरोती बना दे रहा हूँ मैं, ये सरोती मान लो उदाहरण के लिए, सरोती से क्या करते हैं? सुपारी को काटा जाता है। किसको काटा जाता है? सुपारी को काटा जाता है। तो खाने के पहले सुपारी ली जाती है। यहाँ जायफल जैसी होती है। किसकी जैसी होती है? जायफल जैसी होती है। इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। किसमें? मुंह में रखकर इनको चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। इस विवरण को स्पष्ट होता है कि इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में भारत विषय में जो जानकारी है चित्रण विस्तृत रूप दिया, यानी कि भाई छोटी सी चीज़ को भी उसने बहुत ही विस्तार से बताया है, ठीक है। आज के लिए इतना। आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ।